हजार साल पहले इंसानों की दुनिया टाइटन्स नाम के विशालकाय राक्षसों से तबाह हो गई थी। ये दानव जैसे प्राणी इंसानियत के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे। खुद को बचाने के लिए इंसानों ने विशाल दीवारें बना ली, जिनके भीतर वे डर के साए में जीने लगे। लेकिन इस अंधकार के बीच उन्होंने उम्मीद की एक छोटी सी किरण को कसकर थामे रखा। इन दीवारों के पीछे छुपकर समय बीतता गया और अब 100 साल से भी ज्यादा हो चुके थे। धीरे धीरे लोग टाइटन्स के डर को भूलने लगे थे। अब टाइटन्स का जिक्र सिर्फ किताबों में बचा था, कहानियों के रूप में जिन्हें बच्चों को डराने के लिए सुनाया जाता था। लेकिन असल में कोई भी दीवार के बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता था। टाइटन्स के खौफ से सरकार ने दीवार के करीब जाने तक पर रोक लगा दी थी। मजबूर होकर लोग इस बंद दुनिया में जीने को राजी हो गए। इस दीवारों की दुनिया को 3 हिस्सों में बांटा गया था। सबसे बाहरी हिस्से में गरीब किसान रहते थे, जो खेतों में काम करके किसी तरह जिंदा थे। दूसरे हिस्से में कारखाने थे, जहां श्रमिक काम करते थे। और सबसे अंदरूनी हिस्सा था, जहां अमीर और ताकतवर लोग बसते थे। शहर पर उनका पूरा नियंत्रण था। किसी को भी अपनी मर्जी से एक इलाके से दूसरे इलाके जाने की इजाजत नहीं थी। इसी दुनिया में एक लड़का था, एरेन। वो तीसरे हिस्से में रहता था, लेकिन उसका दिमाग तेज था और उसकी आंखों में एक सपना था। उसे इन दीवारों के भीतर कैदियों की तरह जीना मंजूर नहीं था। वो इस बंद दुनिया से बाहर जाना चाहता था, खुली हवा में सांस लेना चाहता था। उसे हमेशा से शक था कि टाइटन्स असल में है भी या नहीं। क्या लोग सच में उनसे डरकर यहाँ छुपे हैं, या फिर ये सब एक साजिश है? एरिन के दोस्त भी होशियार थे, लेकिन सरकार ने किसानों को किसी भी तरह के प्रयोग करने की इजाजत नहीं दी थी। कोई भी अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करता तो उसे रोक दिया जाता। एरिन की एक दोस्त थी, मिकासा। वो उसे पसंद करती थी और चाहती थी कि वे दोनों एक सुकून भरी जिंदगी जिए। लेकिन एरिन के सपने कुछ और ही थे। एक दिन एरिन का दोस्त एक अजनबी से मिलता है, लेकिन उसे नजरअंदाज कर देता है। इसी दौरान एरिन को पहली बार एहसास होता है कि वो इस जगह का हिस्सा बनकर खुश नहीं रह सकता। उसे बाहर की दुनिया देखनी है। वो अपने दोस्तों को भी इस सफर पर चलने के लिए मना लेता है, लेकिन दीवार के पास सेना के पहरेदार तैनात थे। छिपकर वे दीवार के करीब पहुंचते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे आगे बढ़ पाते पकड़े जाते हैं। सैन्य अधिकारी उन्हें बचा लेता, क्योंकि वो एरिन की काबिलियत और जुनून को समझता था। और तभी जमीन हिलने लगती है। सब ऊपर देखते हैं। जो दिखता है उस पर कोई यकीन नहीं कर सकता। उनके सामने खड़ा था एक दैत्याकार टाइटन। ये आम टाइटन से भी बड़ा और ताकतवर था। इसे जाइंट कहा जाता था। ये आग से बना था और उसकी ऊंचाई दीवार से भी ज्यादा थी। वो आग उगलता है और अपनी विशालकाय टांगों से दीवार को तोड़ना शुरू कर देता है। लोग सदमे में थे। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। आग लग चुकी थी। सैन्य नेता ने सैनिकों को बम से हमला करने का आदेश दिया, लेकिन उन्हें रोका गया। सरकार ने इन हथियारों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी थी। दीवार में एक बड़ा सा छेद हो जाता है और वो राक्षस तेजी से गायब हो जाता है। कुछ ही देर बाद टाइटन्स की फौज दीवार के अंदर घुसने लगती है। वे इंसानों जैसे दिखते थे, लेकिन उनसे कई गुना बड़े और ताकतवर थे। वे इंसानों को ऐसे देख रहे थे जैसे शिकार को देखने वाला शिकारी। सेना ने बमों से हमला किया, लेकिन टाइटन्स अमर थे। वे अपने घाव खुद ब खुद भर लेते थे। अब ये दानव इंसानों को घेर चुके थे। उनके सामने इंसान छोटे कीड़े मकोड़ों की तरह लग रहे थे। ये टाइटन्स इंसानों को खिलौनों की तरह खेल खेल में कुचल रहे थे। उनके लिए इंसान सिर्फ बारबेक्यू का सामान थे, जिन्हें वे अपने हाथों से पकड़कर खा रहे थे। सैनिक इतने डर गए कि टाइटन्स के हाथों मरने की बजाय उन्होंने खुद ही अपनी जान ले ली। शहर में तबाही फैल गई। लोग या तो भगदड़ में मारे जा रहे थे या टाइटन्स के शिकार बन रहे थे। इंसानों के पास अब सिर्फ एक जगह बची थी, शहर का बड़ा हॉल। लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां भाग रहे थे। एरेन और मिकासा भी भीड़ के साथ उस हॉल की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन तभी मिकासा की नजर एक माँ और उसके बच्चे पर पड़ी। उसका दिल पसीज गया। वो उन्हें बचाने के लिए रुक गई। इधर भीड़ के धक्कों में एरेन हॉल के अंदर पहुंच गया और दरवाजा बंद हो गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे रोक दिया। मिकासा ने बच्चे को अपनी बाहों में उठा लिया था, लेकिन तभी एक टाइटन उसकी ओर बढ़ने लगा। एरेन बेबस खड़ा देखता रहा। उसके पैरों में जैसे जंजीरें पड़ गई हों। टाइटन ने मिकासा और उस मासूम बच्चे को अपने जबड़े में दबा लिया। अचानक वहाँ सन्नाटा छा गया। किसी तरह एरिन जबरदस्ती उस हॉल से बाहर निकल आता है। जैसे ही वो देखता है, उसे एहसास होता है कि टाइटन्स ने उस हॉल को घेर लिया है, जहाँ जिंदा बचे लोग छुपे हुए थे। अचानक वे छत को तोड़ने लगते हैं और अंदर घुसकर लोगों को खाने लगते हैं। हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। खून की नदियाँ बहने लगती है। लोग तड़प रहे थे, पर कोई उन्हें बचाने वाला नहीं था। इस भयानक मंजर से बौखलाकर एरिन शहर की ओर भागता है। 2 साल बाद कहानी आगे बढ़ती है। अब
सीन शहर के औद्योगिक इलाके का दिखाया जाता है। ये हिस्सा सुरक्षित था क्योंकि इसकी दीवारें ज्यादा मजबूत थी। पिछले हमले से बचने वाले कई लोग यहाँ बस गए थे, लेकिन टाइटन्स अब भी तीसरे हिस्से में किसानों की जमीन पर थे, पर वहाँ हालत बद से बदतर हो चुकी थी। इलाके में इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी कि खाने की कमी होने लगी। भूख के कारण लोग मरने लगे थे। अब वहाँ बचे लोगों के पास बस एक ही रास्ता था, टाइटन्स को हराना और अपनी जमीन को वापस लेना। इसके लिए एक सैन्य दल तैयार किया गया। उन्हें 2 साल तक कड़ी ट्रेनिंग दी गई। एरेन और उसका दोस्त भी इस ट्रेनिंग में शामिल थे क्योंकि वे मिकासा की मौत का बदला लेना चाहते थे। एरेन खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार मानता था। वो उसे बचा नहीं पाया था और ये बात उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। इस मिशन की अगुवाई एक कमांडर कर रहा था, कुबाल। उसका प्लान था कि रात के अंधेरे में ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। योजना के मुताबिक तीसरे हिस्से में जो बड़ा छेद था जिससे टाइटन्स अंदर आए थे, उसे विस्फोट करके बंद किया जाना था। इस प्लान में वे छेद के ऊपरी हिस्से को उड़ाने वाले थे ताकि दीवार के टुकड़े नीचे गिरकर उसे भर दें। इससे टाइटन्स को दोबारा अंदर घुसने से रोका जा सकता था। अगर ये ऑपरेशन सफल रहता तो इंसान टाइटन्स का सफाया कर सकते थे, पर ये ऑपरेशन उनकी आखिरी उम्मीद थी। या तो वे जीतते या मर जाते। सेना की एक वैज्ञानिक अधिकारी ने हाल ही में बनाए गए हथियारों के बारे में बताया। ऐसे हथियार जो उन्हें हवा में उड़ने की ताकत देते थे, क्योंकि अब ये साफ हो चुका था कि टाइटन्स को अगर उनके गर्दन के खास हिस्से पर मारा जाए तो वे मर सकते हैं और फिर कभी जिंदा नहीं हो सकते। योजना के मुताबिक वे रात के अंधेरे में अपने मिशन पर निकलते हैं, लेकिन बीच रास्ते में उन्हें कुछ अजीब लगता है। वे रुककर जांच करने का फैसला करते हैं। जब उन्हें कुछ खास नहीं दिखता तो वे आगे बढ़ने लगते हैं, ये सोचकर कि शायद ये बस किसी गाय की आवाज थी। तभी एक महिला सैनिक को एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि कोई बच्चा खतरे में है और उसे मदद की जरूरत है। वो उसकी मदद के लिए आगे बढ़ती है और एरेन भी उसके पीछे जाता है। जब वे बच्चे के पास पहुंचते हैं तो उन्हें एहसास होता है ये कोई आम बच्चा नहीं बल्कि एक टाइटन का ही हिस्सा है। जैसे ही वो राक्षसी बच्चा उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, वो नीचे गिर जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। उसके रोने की आवाज सुनकर सभी टाइटन्स जाग जाते हैं और उसी दिशा में भागने लगते हैं। कुछ ही देर में वे चारों तरफ से घिर जाते हैं। अब वे एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे और इससे भी बुरी बात ये थी कि खुद को बचाने के लिए उनका कमांडर कुबाल अपने बख्तरबंद वाहनों के साथ वहाँ से भाग चुका था। उसने अपने सैनिकों को टाइटन्स के बीच मरने के लिए छोड़ दिया था। एरेन का दोस्त एक टाइटन के चंगुल में फंस जाता है, लेकिन एक बहादुर सैनिक उसे बचाने के लिए आगे आता है। पर अब स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि बच निकलना नामुमकिन लग रहा था। इसी दौरान अचानक एक अनुभवी टाइटन हंटर वहाँ आ जाता है, शिकीशिमा। वो एक के बाद एक लगभग 10 से 15 टाइटन्स को खत्म कर देता है, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके साथ एक और बहादुर सैनिक थी, एक महिला योद्धा। हाँ, वो मिकासा थी। वो जिंदा थी। मिकासा और शिकीशिमा ने मिलकर उन टाइटन्स का सफाया कर दिया। उनके हथियार इतने ताकतवर थे कि टाइटन्स के लिए मुकाबला करना नामुमकिन हो गया। अब वे दीवार के पास बने उस छेद की ओर बढ़े जहां उन्हें विस्फोट करना था, लेकिन वहां पहुंचने पर एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। मिकासा अब एरेन के लिए कोई भावनाएं नहीं रखती थी। उसकी आंखों में बस एक ही चीज थी, बदले की आग। दरअसल जब टाइटन ने मिकासा को निगल लिया था, तब शिकीशिमा ने उसे बचाया था और उसके बाद उसने मिकासा को सिखाया कि टाइटन से कैसे लड़ा जाता है। अब मिकासा पूरी तरह बदल चुकी थी। शिकीशिमा एक रहस्य उजागर करता है। अगर टाइटन से बचना है तो उन्हें बिना डरे उन पर हमला करना होगा। डरो मत, वो कहता है। टाइटन्स को सिर्फ एक ही चीज से हराया जा सकता है, हिंसा से। उनसे लड़ो और उनका अंत करो। वो एक और अहम बात बताता है, डर ही इंसानों का असली दुश्मन है, टाइटन्स नहीं। डर ही इंसान को भागने पर मजबूर करता है, वरना टाइटन से तो लड़ा जा सकता है। तभी खुदगर्ज और स्वार्थी कमांडर कुबाल वहाँ आ पहुँचता है। वो बताता है कि जो तेजमारक हथियार उनके गुप्त ठिकाने में होने चाहिए थे, वे वहाँ नहीं मिले, बल्कि वे हथियार तो सुरंगों में छुपाए गए थे। मैं उन विस्फोटकों को खोना नहीं चाहता था, इसलिए मुझे वहाँ जाना पड़ा। वो सफाई देता है। हमारे बीच कोई चोर था जो उन हथियारों को चुरा सकता था, लेकिन इतने अहम समय पर उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्हें अपनी आखिरी उम्मीद उन हथियारों को बचाना था। वे तोपों को लोड करने लगते हैं, लेकिन उनकी आवाज सुनकर टाइटन्स चौंकने हो जाते हैं। अचानक 2 सैनिकों को टाइटन्स निगल जाते हैं। सब डर और उलझन में थे, लेकिन लालची कमांडर को बस अपने विस्फोटकों की फिक्र थी। तभी एक चोर उनकी विस्फोटकों से भरी गाड़ियां चुरा लेता है, लेकिन तभी एक महिला जिसका पति कुछ ही देर पहले टाइटन्स का शिकार बन चुका था, गुस्से से उबलने लगती है। वो पूरी ताकत से उस चोर की गाड़ी को टक्कर मारती है और गाड़ी पर काबू पा लेती है, लेकिन विस्फोटकों को बचाने के बजाय वो उनमें आग लगा देती है। वो गाड़ी को पूरी रफ्तार से टाइटन्स के बीच ले जाकर विस्फोट कर देती है, अपने पति का बदला लेने के लिए। लेकिन टाइटन्स पर इसका कोई असर नहीं होता। वो
आखिरी उम्मीद वो विस्फोटक अब बर्बाद हो चुका था और फिर से कमांडर कुबाल भाग जाता है अपने सैनिकों को मौत के मुंह में छोड़कर। अब सैनिक चारों तरफ से टाइटन से घिर चुके थे, बचने का कोई रास्ता नहीं था। एरेन का गुस्सा जाग उठता है, वो अंदर से खो चुका था, लेकिन तभी उसे शिकीशिमा के शब्द याद आते हैं। वो गुस्से में उतारकर बिना किसी डर के टाइटन्स की ओर बढ़ता है और फिर वो कई टाइटन्स को अकेले ही मार गिराता है, लेकिन इस लड़ाई में उसकी एक टांग कट जाती है। फिर एक टाइटन एरेन के दोस्त को पकड़ लेता है। सभी उसकी मदद के लिए लड़ते हैं ताकि वो टाइटन उसे न निगल जाए, लेकिन अब एरेन पूरी तरह हार चुका था। वो हताश महसूस करता है, मैं इंसानियत की कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन फिर वो खुद को संभालता है, वो फिर से उठ खड़ा होता है और आखिरी वक्त पर अपने दोस्त को टाइटन से बचा लेता है। पर इसकी कीमत उसे अपने एक हाथ से चुकानी पड़ती है और फिर एक टाइटन उसे निगल जाता है। अब एरेन टाइटन के पेट में था, उसे लग रहा था कि वो धीरे धीरे पच रहा है। मिकासा का धैर्य टूट जाता है। जैसे ही वो ये सब देखती है, वो गुस्से में आकर टाइटन पर हमला कर देती है, लेकिन तभी मिकासा की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। उसका गियर खराब हो चुका था। अब वो पूरी तरह टाइटन के सामने थी। अब मिकासा मौत के बेहद करीब थी। वो वही टाइटन था जिसने एरेन को निगल लिया था। अब वो धीरे धीरे मिकासा की ओर बढ़ रहा था। तभी अचानक टाइटन अपने ही पेट में अजीब सा दर्द महसूस करता है। वो चिल्लाने लगता है। फिर एक विशालकाय राक्षस टाइटन के शरीर को फाड़ते हुए बाहर आता है। एक जबरदस्त धमाके के साथ वो विशाल दैत्य जन्म लेता है और फिर वो सारे टाइटन्स को खत्म करने लगता है। लेकिन जब सब ध्यान से देखते हैं, वे देखते हैं ये कोई और नहीं, ये एरेन है। एरेन अब एक टाइटन में बदल चुका था, पर फिर उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। वो भी बाकी टाइटन्स की तरह मरने की कगार पर था। उसकी गर्दन काटो, एक अनुभवी कमांडर चिल्लाता है। सब हैरान थे, ये क्या कह रहे हैं, लेकिन मिकासा बिना देर किए वही करती है और फिर एरेन वापस इंसानी रूप में लौट आता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी, उसका कटा हुआ हाथ और पैर फिर से उग चुके थे। ये कैसे संभव है? सब अवाक रह जाते हैं, पर शिकीशिमा बस हल्के से मुस्कुराता है। उसे पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। फ्लैशबैक, एक पुरानी याद दिखाई जाती है। एरेन का पिता एक वैज्ञानिक था। वो एक सीरम तैयार करता है और उसे एरेन के शरीर में इंजेक्ट कर देता है। इस दौरान कमांडर भी वहाँ मौजूद था। नहीं, इसे मत करो, एरेन की माँ विरोध करती है, लेकिन वे जवाब देते हैं, जब एरेन बड़ा होगा तो वो इंसानियत को बचाने में सबसे अहम भूमिका निभाएगा। ये वैक्सीन उसकी नियति को पूरा करेगी। तभी कुछ सरकारी अफसर उनके दरवाजे पर दस्तक देते हैं। एरेन का पिता फौरन एरेन और उस कमांडर को एक कमरे में छुपा देता है। कमांडर कुबाल भी उन्हीं सरकारी अफसरों में से एक था। उन्हें खबर मिल चुकी थी कि एरेन का पिता गुप्त रूप से कोई प्रयोग कर रहा था, लेकिन किसानों को कोई भी प्रयोग या नई खोज करने पर प्रतिबंध था। इसकी सजा मिलेगी। सरकारी अफसर एरेन के माता पिता को गिरफ्तार कर लेते हैं और उनके सभी प्रयोगों के नोट्स आग में जला दिए जाते हैं। यही वजह थी कि कमांडर हमेशा एरेन का पक्ष लेता था, क्योंकि उसे पता था कि एरेन अब सबसे ताकतवर बन चुका है और ये ताकत ही इंसानियत की आखिरी उम्मीद थी। एरेन को होश आता है, लेकिन वो खुद को कुबाल के कैद में पाता है। मैं एक विशाल राक्षस में बदल गया था। ये उसके लिए भी अविश्वसनीय था, लेकिन ये सोचकर वो गर्व महसूस करता है कि उसकी इस शक्ति से इंसानियत बच सकती है। पर कुबाल इसे खतरा समझता था। इंसानों को किसी प्रयोग या आविष्कार की जरूरत नहीं है, उन्हें डर में ही जीना चाहिए। यही सोचकर कुबाल एरेन को बंदी बना लेता है। जब कमांडर एरेन का पक्ष लेने की कोशिश करता है, कुबाल उसे गोली मारकर खत्म कर देता है, लेकिन मरने से पहले कमांडर एक बड़ा राज खोल देता है। कुबाल ही तुम्हारे माता पिता का हत्यारा है। अब एरेन और उसके साथी कुबाल के खिलाफ हो जाते हैं। तभी अचानक एक विशाल ताकतवर टाइटन ऊपर से कूदता है और सीधा एरेन को पकड़ लेता है। सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सबको कुचलता हुआ आगे बढ़ता जाता है। फिर वो एरेन के दोस्त को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मिकासा उसे रोक लेती है। दिलचस्प बात ये थी कि वो टाइटन मिकासा की बातें समझता हुआ लग रहा था। वो बिना कुछ कहे एरेन को लेकर वहाँ से चला जाता है। इस लड़ाई में कुबाल भी मारा जाता है, लेकिन अब एरेन वहाँ नहीं था। सब घबरा गए कि अब क्या किया जाए। तभी एरेन का दोस्त याद करता है, हमारे पास अभी भी एक आखिरी विस्फोटक बचा है। अगर वे उसका इस्तेमाल करें तो उनका मिशन पूरा हो सकता है। इसलिए वे सभी टाइटन से बचते हुए तीसरे क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। बम को सुरक्षित निकालकर वे उसे गाड़ी में लादकर दीवार की ओर बढ़ते हैं। एरेन की आंखें खुलती है। अब वो एक बड़ी अजीब सी जगह में था और वहाँ शिकीशिमा भी मौजूद था। यहाँ शिकीशिमा कई राज खोलता है। ये टाइटन्स असल में इंसानों से बने हैं और इन्हें कोई और नहीं बल्कि एरेन के पिता ने बनाया था। वे इन्हें मिलिट्री वेपन बनाना चाहते थे, लेकिन उनका प्रयोग असफल हो गया और इसका भयानक असर ये हुआ कि ये वायरस पूरी इंसानियत में तेजी से फैलने लगा। लोग धीरे धीरे टाइटन्स में बदलने लगे और इसका सिलसिला आज तक रुका नहीं। टाइटन्स अमर है, उन्हें भूख नहीं लगती, फिर भी वे जिंदा रहते हैं। यानी उन्हें मारना नामुमकिन था और उन्हें खत्म करने का इलाज सिर्फ एरेन के पिता के पास था, जो उनकी मौत के साथ खत्म हो गया। लेकिन शायद अगर सरकार ने उन पर बैन नहीं लगाया होता
तो इस वायरस का इलाज मिल जाता। एरिन के पिता ने इसलिए उसे चुना। उन्होंने सीरम उसे इंजेक्ट किया ताकि वो इंसानियत की रक्षा कर सके। एरिन अमर है, वो किसी भी समय फिर से एक विशाल राक्षस में बदल सकता है। फिर शिकीशिमा एक और खुलासा करता है, मैं सरकार का दुश्मन हूँ। उसके साथियों ने ही विस्फोटकों को चुराने की कोशिश की थी। अब एरिन पूरी तरह प्रेरित हो चुका था। मैं तुम्हारी मदद करूंगा शिकीशिमा। और इसी के साथ एरिन का सफर एक नए युद्ध की ओर बढ़ता है। लेकिन रास्ते में शिकीशिमा उन्हें रोक लेता है। उसका प्लान कुछ और ही था। मैं इस बम से दूसरे क्षेत्र को उड़ा दूंगा, इससे दीवार गिर जाएगी और लोग मजबूरी में टाइटन से लड़ेंगे और टाइटन्स को हराने के बाद हम सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। जो भी हो रहा है उसकी असली गुनहगार सरकार ही है। लेकिन एरिन और उसके साथी इससे सहमत नहीं थे, क्योंकि इस युद्ध में मासूम लोग मारे जा सकते थे। अब एरिन और शिकीशिमा के बीच जबरदस्त झगड़ा होता है। फिर अचानक शिकीशिमा खुद को मारकर टाइटन में बदल जाता है। तो शिकीशिमा भी टाइटन में बदल सकता था। अब रहस्य खुल चुका था। वही टाइटन जिसने पहले एरिन को पकड़ लिया था असल में शिकीशिमा ही था। टाइटन में बदलने के लिए उन्हें अपनी जान देनी पड़ती है। टाइटन बनने के बाद उनके असली शरीर का पिछला हिस्सा उनके टाइटन रूप को कंट्रोल करता है। लेकिन ये टाइटन ज्यादा देर तक नहीं टिकते, क्योंकि इन्हें सीरम दिया गया था। जबकि बाकी टाइटन्स एक वायरस की वजह से बने थे, इसलिए वे अमर थे। अब शिकीशिमा और एरिन के बीच भयंकर लड़ाई होती है। शिकीशिमा शुरुआत में एरिन पर भारी पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे एरिन अपनी लड़ाई की ताकत से शिकीशिमा को हरा देता है। अब वक्त आ गया है बम विस्फोट का। एरिन दीवार के ऊपरी हिस्से में बम लगा देता है, लेकिन तभी सब चौंक जाते हैं। कुबाल जिंदा है। वो कहता है एरिन को मेरी कस्टडी में दे दो, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी इंसानियत की मदद करे। इंसानों को हमेशा डर के साए में ही जीना चाहिए। लेकिन एक गुस्से से भरी महिला सैनिक कुबाल को वही मार गिराती है और तब एक और बड़ा राज खुलता है। फिल्म की शुरुआत में जो विशाल दैत्य दिखा था वो और कोई नहीं बल्कि कुबाल था। अब कुबाल फिर से एक विशाल टाइटन में बदलकर उनका ऑपरेशन रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार शिकीशिमा उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है। अब इस टाइटन को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है। शिकीशिमा अपनी जान दाव पर लगाकर बम को कुबाल टाइटन के मुंह में ठूंस देता है। एक भारी विस्फोट होता है। कुबाल टाइटन हमेशा के लिए खत्म और उस बड़े छेद के मलबे से दीवार भी बंद हो जाती है। हम जीत गए। उनका ऑपरेशन पूरी तरह सफल हो जाता है। अब मिकासा और एरिन समुद्र को निहारते हैं। वे आसमान में पक्षियों को उड़ते देखते हैं। हमारा सपना पूरा हो गया और इसी के साथ ये फिल्म यही खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए और भी मजेदार वीडियो बना सकूं।